हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं या उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कोशिश करूंगी कि आज और कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे जो है 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका जो वेटेज मार्क होता है वो 7 मार्क्स होता है। 7 नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये थोड़ा इजी भी चैप्टर है, इसलिए अगर आप लोग ये तैयार कर लेंगे तो ये जरूरी है कि इसमें से 7 नंबर्स मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो होता है फार्मूला, जैसे मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन में जो भी हम सब्सटेंस लेते हैं उसको कहा जाता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के बाद जो बन जाता है सब्सटेंस उसको कहा जाता है प्रोडक्ट, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन में इस तरफ हो गया रिएक्टेंट, इस तरफ हो गया प्रोडक्ट। अब इस केमिकल रिएक्शन का हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन का रेट क्या हुआ। रेट का मतलब कि वो कितनी जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। तो बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब वो कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ठीक। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बनता है जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, जब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी R, ठीक, अपॉन कितने समय में ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। कितने समय में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, इट मीन्स कि कितने समय में इसका कंसंट्रेशन घट रहा है। तो हो जाएगा डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन, ठीक, जितना टाइम उसमें लग रहा है कंसंट्रेशन को कम करने में, कंज्यूम करने में। अब जितना कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए जितना डिक्रीजमेंट हो रहा है प्रोडक्ट के लिए उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे डिक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीजमेंट, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का चार्ज लगा देते हैं, ठीक। माइनस नेगेटिव साइन ये बताता है कि यहाँ पे डिक्रीजमेंट हो रहा है। और चूंकि चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो रही है, इसलिए हम इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन को हम ऐसे ब्रैकेट से दिखाते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया R यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन T, डेल्टा T, जितना टाइम लग रहा है। ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन में चेंजिंग ही हुई तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा T। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही होता है। दूसरा जो अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन वो आता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया H2 प्लस I2 से बन जा रहा है 2HI, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन का कंसंट्रेशन कंज्यूम होके हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारे ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है। ये पूरी तरह से इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, ठीक। कंज्यूम होने के मतलब
ये जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का मतलब ये हमको दिखाई देगा, ये जब खत्म हो जाएगा तो ये दिखाई देगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब हमको जैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, सिर्फ यही एक रिएक्शन दे दिया है, अब इसमें हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो इस ऐसे सिचुएशन में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस का मतलब जो मॉलिक्यूल्स डिसअपियर यानी कि जिनका कंसंट्रेशन कंज्यूम हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस अपॉन इज इक्वल टू, अब जितना डिसअपियर हो रहा है उतना ही कंसंट्रेशन अपीयर होगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक। अब डिसअपियर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, तो जितने भी डिसअपियरेंस वाले रेट होंगे उनको हम माइनस निगेटिव साइन से शो करते हैं, जैसे माइनस हाइड्रोजन का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, जैसे हमने यहाँ लिखा था R अपॉन T, ये मोलर कंसंट्रेशन है, ये टाइम टेकन है, तो सेम वही चीज है, यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया। अब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन अपॉन हाइड्रोजन अपॉन टाइम। अब चूंकि कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे हम डेल्टा या dt भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर डेल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे d भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसका भी कंसंट्रेशन कंज्यूम हो रहा है, तो इसको भी हम क्या लिखाएंगे, माइनस d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन dt, ठीक है। जितनी डिसअपियरेंस वाले होते हैं उनको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। अब इधर आ जाते हैं, इज इक्वल टू, जितना कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ इनका कंज्यूम हो रहा है उतना ही आयोडाइड बन रहा है, ठीक है। तो ये हमको अपीयर हो रहा है यानी कि इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्लस। फिर उसके बाद आगे, अब ये जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जब रेट ऑफ अपीयरेंस लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब अपॉन के नीचे चले जाएंगे, ठीक। उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। तो इस तरह से इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाला जाता है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक एग्जांपल से हम और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया N2 + 3H2, ठीक, और अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चन आ गया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमको पता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस वाला जो पार्ट होता है वो प्रोडक्ट का होता है, डिसअपियरेंस वाला जो रिएक्टेंट का होता है। तो अब हम रेट जब लिखेंगे, इसका लिखेंगे रेट, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे, डिसअपियर हो रहेंगे तो नेगेटिव साइन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन T, और चूंकि ये चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में इसलिए dt, ठीक, इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं तो नेगेटिव साइन तो रहेगा ही क्योंकि डिसअपियर हो रहा है, ठीक। जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम लिखेंगे 1/3, फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt, ठीक है। और रेट ऑफ अपीयरेंस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 है तो ये अपीयरेंस है तो इसलिए प्लस, और 2 है इसको हम 1/2 कर देंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt,
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कभी कभी ऐसे आ जाता है कि अगर के की वैल्यू दी हुई है तो डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन का निकालिए या हाइड्रोजन का निकालिए या अमोनिया का निकालिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस कराएंगे। तीसरा फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये तीसरा फार्मूला है। मान लेते हैं A प्लस B से बन जा रहा है प्रोडक्ट P। अब रेट ला निकालना है, ठीक है। रेट ला हमारा क्या कहता है कि जो रेट ला है उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं तो हमने A लिख दिया और रिएक्टेंट लिख दिया B, ठीक। तो जो भी रेट होगा अकॉर्डिंग टू रेट ला, रेट इज प्रोपोर्शनल यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है इज इक्वल टू K, ठीक। A और B, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। ये जो कांस्टेंट आता है इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक। अब रेट, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन तीन तरह के होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर रिएक्टेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट, दो सबस्ट्रेट है, दोनों सबस्ट्रेट के अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है वो 2 हो जाता है। अगर सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है तो n इज इक्वल टू 1 हो जाता है, और अगर किसी के कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड कर रहा है तो उसको 0 हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से तीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, 0, 1, 2। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, R से P बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हमको रेट निकालना है, तो रेट वी नो दैट रेट इज इक्वल टू क्या होता है K कंसंट्रेशन ऑफ R। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमने पावर लिख दिया 0। तो R का पावर अगर 0 होगा तो K इज इक्वल टू ये इसका पावर 1 हो जाता है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बराबर होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 लिख दिए तो रेट जो होता है वो किसी एक रिएक्टेंट के बराबर होगा, ठीक। और अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे R 2 रिएक्टेंट लेंगे तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेट जो है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का निकालते हैं। जैसे जैसे इक्वेशन मिला होगा वैसे वैसे हम निकालेंगे। चलिए अब तीसरा जो फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट पूछे जाते हैं। जैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन में यूनिट क्या हो गया रेट कांस्टेंट का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो गया, तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिखा, A से बन रहा है P, ठीक। अब हमको पता है कि रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, यहाँ पे पावर n, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब हमको यूनिट निकालना है, यहाँ पे हम एक हेडिंग डाल देते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम इसके जरिए हम
सॉल्व कर लेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या थी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या थी और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये रेट कांस्टेंट है, इसको हमने इधर कर लिया, K इज इक्वल टू हो गया रेट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A पावर n। ठीक, रेट की वैल्यू क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला था, रेट की वैल्यू क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन जो था किसी रिएक्शन का जो रेट था वो मोलर कंसंट्रेशन था, ठीक है, और अपॉन टाइम था, ठीक है। तो इस रेट की जगह हम क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू, ये भी मोलर कंसंट्रेशन है पावर s में n में, तो हम भी क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे मोलर कंसंट्रेशन पावर n। ठीक, तो ये एक फार्मूला है जिससे हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि n इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो K की यूनिट निकालना है, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन। अब यहाँ n का पावर यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी डिजिट में पावर होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, 1/1 ही आएगा, तो बचा क्या हमारा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक। अब यूनिट निकालना है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी, n अपॉन वी, यानी इसकी यूनिट हो गई मोल और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट हो गई लीटर। तो कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिख लेंगे, मोल पर लीटर अपॉन टाइम, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया मोल, लीटर नीचे आ जाएगा, लीटर इनटू टाइम को हम सेकंड से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हो गया सेकंड, तो मोल को हम कैपिटल M से भी लिख सकते हैं, मोल, ठीक, मोल, लीटर को L, अब लीटर ऊपर चला गया तो लीटर इनवर्स हो गया, सेकंड S है, सेकंड भी ऊपर की तरफ चला गया तो सेकंड इनवर्स हो गया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई वो क्या होती है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 1 है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे जो ये फार्मूला है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट हमको निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, हम या फिर यहाँ पे ही कर लेते हैं, पहले ऐसे लिख लेंगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन, n की जगह पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन आपस में कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, 1 अपॉन टाइम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो सेकेंड को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो ये जो यूनिट हो गई सेकेंड इनवर्स, ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक। इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बता देते हैं। जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू 2 है, ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
अब इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हमको निकालनी है, तो सेम वही प्रोसीजर, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन का पावर n होता है, तो n की जगह हम यहाँ पे 2 रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन का स्क्वायर करेंगे तो कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन आएगा, तो एक कंसंट्रेशन यहाँ पे और एक कंसंट्रेशन इसका कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा है 1 अपॉन टाइम, टाइम को हम सेकेंड में लिख देते हैं, इंटू कंसंट्रेशन को हम लिख देते हैं मोल पर लीटर, ठीक, और लीटर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो हो गया लीटर, और ये मोल ऊपर की तरफ गया, तो ये हो गया इनवर्स, उसके बाद आ गया सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जो यूनिट हो गई हमारी क्या हो गई, m इनवर्स l और सेकेंड इनवर्स, ठीक। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो इस तरह से इस वाले फार्मूले से हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट हम आइडेंटिफाई या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।